अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट करने लगे हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती क्या है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसको कहते हैं आल्सो नोन एज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसको लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड फेजेस, यूजुअली वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इमिसिबल लिक्विड फेजेस कहते हैं। इमिसिबल का मतलब होता है ऐसे दो लिक्विड जो आपस में होमोजेनियस मिक्सचर ना बनाए, मतलब आपस में हल ना हो। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो होता है उसमें हमने सॉल्यूट को अलहदा करना होता है, सेपरेट करना होता है ऐसे दो लिक्विड्स के दरमियान जो आपस में हल ना होते हों। तकरीबन बात ये वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। ये एक सेपरेशन तकनीक है और इसमें इसका ये फायदा है कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यूजफुल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज तकनीक होती है। इसमें बहुत जल्दी से जो होता है सॉल्यूट होता है हमारा, आसानी से हमें हम उसके आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, बिल्कुल आसान। हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मसलन आपको ना कोई कहता है कि आपने ना पानी के अंदर कोई दूसरा सॉल्यूट हल करना हो, आपसे गलती से उसके अंदर चीनी हल हो जाती है। अब आपको वो बंदा कहता है कि इसको दोबारा से सेपरेट करना हो, ये हल नहीं करना था, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक ले लोगे कोनिकल फ्लास्क ले लोगे, उसको आप हैंग कर दोगे स्टैंड के साथ। उसके बाद आप 2 बीकर ले लोगे। एक बीकर तो आपके पास वो होगा जिसमें आपसे गलती से उस वाटर मतलब वाटर के अंदर हल हो गई थी आपसे चीनी, तो आपने उसको सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपने कोनिकल फ्लास्क ली है वहां से जो बीकर में आपके पास सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूशन होगा जिसके अंदर आपकी चीनी हल हुई होगी, उसको आप उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हल कर दोगे। उसको हल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक दूसरा सॉल्वेंट लेना है। उस सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो होनी चाहिए। मसलन वो जो सॉल्वेंट है उसको क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। इमिसिबल क्या मतलब, इमिसिबल होना चाहिए दूसरे सॉल्वेंट पहले सॉल्वेंट के साथ। मतलब जो सेकंड आप सॉल्वेंट ले रहे हो उसको पहले सॉल्वेंट के साथ ना तो होमोजेनस मिक्सचर बनाना चाहिए और ना ही उसमें हल होना चाहिए। मतलब हमारे पास फर्स्ट जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो हमारे पास जो सेकंड सॉल्वेंट है वो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए, मसलन कोई पेट्रोल या इस तरह की कोई ऑयल होना चाहिए, इस तरह की चीज होनी चाहिए ताकि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व ना हो। सेकंड उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि वो वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल का क्या मतलब है भाई, उसको ना रूम टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट कर जाना चाहिए। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट पहले सॉल्वेंट के अंदर हल हुआ है वो पहले सॉल्वेंट की निस्बत सेकंड जो सॉल्वेंट हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसके अंदर जो है वो ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए। जो सॉल्यूट है वो हमारा सेकंड सॉल्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए, ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए फर्स्ट सॉल्वेंट की निस्बत। तो कौन सी 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, फर्स्ट जो है वो उसको इमिसिबल होना चाहिए पहले सॉल्वेंट के साथ, सेकंड वोलेटाइल होना चाहिए और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि उसको अंदर जो सॉल्यूट है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में हल होना चाहिए, उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये है कि जो हमारा जिससे हमारे पास गलती से मतलब वाटर के अंदर जो हमारे पास गलती से चीनी हल हो गई है तो उसको हम उसके अंदर फ्लास्क के अंदर ले लेंगे जो हमने एक क्लैंप के साथ लटकाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से सेकंड सॉल्वेंट जिसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं उसको डाल देंगे। अब जो हमारे पास सेकंड सॉल्वेंट है, मसलन हमारे पास कोई ऑयल है, तो अब ऑयल क्या करेगा, ऑयल वाटर के अंदर हल नहीं होगा, उसके ऊपर लेयर बना लेगा, उसके ऊपर अलग से तैरने लगेगा। ठीक है, वो अलग से एक लेयर होगी, वाटर उसके नीचे होगा। अब हमने एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने सेकंड सॉल्वेंट ऐड करना उसकी ये प्रॉपर्टी थी कि वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो हमारा सोल्यूट है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में सोल्यूबल होना चाहिए। तो अब
जब हम उसको हमारा फ्लास्क होगी इस तरह उसको शेक करेंगे तो वो वाटर के मालिक्यूल और उसके मालिक्यूल वाटर के मालिक्यूल और ऑयल के मालिक्यूल आपस में टकराना शुरू कर देंगे, कोलाइड करना शुरू कर देंगे। जब वो कोलाइड करना शुरू करेंगे तो वो आपस में हल तो होंगे नहीं, क्योंकि वो आपस में इमिसिबल थे। तो इसमें ये क्या होगा, जो हमारा सोल्यूट जो वाटर के अंदर गलती से हल हो गया वो वहां से मूव करके ऊपर वाली लेयर में, ऑयल वाली लेयर में आएगा, और ऑयल की लेयर दोबारा हम उसको रख देंगे, सेपरेट हो जाएगी और जो सोल्यूट होगा वो ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास जो फ्लास्क थी उसका जो हम नीचे वाला पोर्शन है वहां से हमारे पास एक छोटी सुराख होगी, वहां से हम जो है उसको निकाल लेंगे वाटर को, और ऊपर वाली जो लेयर है वो अलग से बच जाएगी। ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से सेपरेट कर लेंगे। अब हमने ये पढ़ा था जो हमारी ऊपर वाली ऑयल की लेयर है उसको क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इवेपोरेट कर सके। तो उसको हम क्या करेंगे, एक अलग से ओपन पोर्शन में रख देंगे, और जो हमारा ऑयल होगा वो इवेपोरेट कर देगा, और जो हमारा सोल्यूट होगा वो वहीं पे हमें सेपरेटेड मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म था। एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें हमने क्या करना है। हमारे पास मतलब गलती से कोई सोल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर हल हो गया, तो हमने उसको एक फ्लास्क के अंदर ले लेना है, या कोई भी ऐसा बर्तन है जिसके अंदर नीचे छोटा सुराख हो और वो वहां से उसको बंद किया उसके अंदर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक सेकंड सॉल्वेंट लेना है जिसकी 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, और थर्ड जो है उसके अंदर सोल्यूट जो फर्स्ट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है वो जो हम सेकंड सॉल्वेंट ले रहे हैं उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन में डिजॉल्व हो सकता है, ऐसा सॉल्वेंट लेना है। फर्स्ट सॉल्वेंट की निस्बत सेकंड में वो सोल्यूट ज्यादा डिजॉल्व हो। तो उसके बाद हमने जो फर्स्ट सॉल्वेंट है उसको उसके अंदर ले लेना है, फ्लास्क के अंदर, ऊपर सेकंड सॉल्वेंट को डाल लेना है। सेकंड सॉल्वेंट क्योंकि इमिसिबल है वो उसके अंदर हल नहीं होगा, वो ऊपर रहेगा। इसके बाद जो हम उसको शेक करेंगे तो कोलाइड करना शुरू कर देंगे, और जो हमारा सोल्यूट है वो मूव करके फर्स्ट वाली लेयर में, ऊपर ऑयल वाली लेयर में आ जाएगा। उसके बाद हम वाटर को नीचे से निकाल लेंगे, ऊपर वाली लेयर को हम किसी अलग बर्तन में डालकर ओपन जगह पे रख देंगे, क्योंकि हमारा सेकंड सॉल्वेंट जो था वो वोलेटाइल था, तो इस वजह से वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो हमारा सोल्यूट है वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये है क्या, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ एनालाइट। मतलब ये हम क्योंकि सोल्यूट को सेपरेट कर रहे हैं, एनालाइट वो होता है जो हमने एक्चुअली कंपाउंड एनालाइज करना होता है जिसको हम वहां से सेपरेट कर देते हैं। तो क्योंकि ये आइसोलेशन या सेपरेशन को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एक इसका मतलब एक प्रॉपर्टी है जो हम सोल्यूट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लीन अप ऑफ सैंपल बिफोर एनालिसिस, मतलब ये जो सैंपल है उसको एनालिसिस से पहले ही साफ कर देता है, उसको अलग कर देता है। कंसंट्रेशन इनरिचमेंट ऑफ एनालाइट एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन इनरिचमेंट ऑफ एनालाइट क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनालाइट फ्रॉम अ लार्ज इक्वस वॉल्यूम इनटू अ मच स्मॉलर ऑर्गेनिक वॉल्यूम। तो ये इसका एक बेनिफिट ये है कि ये एनालाइट को एक्सट्रैक्ट कर देता है, चाहे वो एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब इक्वस मतलब इतना ज्यादा कंसंट्रेशन में पानी है। मैं आपको इस तरह बता देता हूँ कि हमारे पास एक बीकर है 500 ml का, उस कंसंट्रेशन में पानी के अंदर हमारे पास जो हमारा एनालाइट है वो डिजॉल्व हो गया है, तो हमारे पास सिर्फ 5 ml 10 ml का ऑर्गेनिक वॉल्यूम का दूसरा सॉल्वेंट है, तो उसकी मदद से भी हम उसको वहां से अलग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इक्वल कंसंट्रेशन से भी छोटी सी ऑर्गेनिक वॉल्यूम की कंसंट्रेशन को यूज करके एनालाइट को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ से साफ मालूम होता है ये बिल्कुल विदाउट कॉस्ट प्रोसेस है, इसके अंदर हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आती है। और थर्ड इसका बेनिफिट, फोर्थ बेनिफिट है ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ये सेपरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो प्रिंसिपल है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो पोलर चीजें होती हैं वो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं पोलर सॉल्वेंट में अंदर हल होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर हल होते हैं। तो ये लाइक डिसॉल्व का प्रोसेस है, मतलब ऑर्गेनिक है कोई चीज तो ऑर्गेनिक के अंदर हल होगी। इस तरह जो हमारे पास नॉन पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हैं वो नॉन पोलर के अंदर हल होंगे। तो solvent extraction also known as liquid extraction is a method to separate
separate compound based on their relative solubility and two immiscible liquid, usually water and an organic solvent। तो इसका ये प्रिंसिपल है कि इसके अंदर जो सोल्यूट होता है वो अपनी सोलबिलिटी के बेस के ऊपर डिजॉल्व हो रहता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा जो सेकंड सॉल्वेंट है उसके अंदर जो हमारा सोल्यूट है उसको फर्स्ट की निस्बत ज्यादा डिजॉल्व होना चाहिए, उसके ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट में अगर ज्यादा सोल्यूबल है तो वन वो सेपरेट नहीं होगा, उसमें सोल्यूबल रहेगा। अगर उसकी निस्बत वो सेकंड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है तो वहां से मूव करके वो सेकंड के ऊपर आ जाएगा। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल की बेस के ऊपर ये सेपरेट हो रहे हैं, तो ये सोलबिलिटी की बेस के ऊपर ही सेपरेट हो रहे हैं। और सोलबिलिटी किन दो सॉल्वेंट्स के दरमियान आ रही है, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के दरमियान। मसलन ये हमारे पास मिक्सचर है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हमारे पास मतलब इस तरह समझ लें, इसमें हमारे पास वाटर है और वाटर के अंदर हमसे ये जो चीनी है वो डिजॉल्व हो गई है, तो इसको हमने सेपरेट करना है। तो इसको हम सेपरेट करने के लिए वही प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जो सेकंड सोल्यूट है वो डिजॉल्व करेंगे, जिसमें ये जो हमारा सोल्यूट है वो ज्यादा मतलब सोल्यूबल होगा आसानी से, और जो सेकंड सॉल्वेंट हल करेंगे वो वोलेटाइल होगा और इमिसिबल होगा, ताकि वो इसके साथ होमोजेनियस मिक्सचर भी ना बनाए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये जो लेयर, ये इसको हल करने के बाद इसको शेक करेंगे। जब शेक करेंगे तो जो हमारा ऑर्गेनस हमने सेकंड डिजॉल्व किया, ये ऊपर अलग से लेयर बनाया हुआ होगा। जब ये लेयर बनाया होगा तो इसको मॉलिक्यूल आप में कोलाइड करेंगे और ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव करके ऊपर वाली लेयर में हल हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने सेकंड सॉल्वेंट हल किया है उसमें ये जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा सोल्यूबल हैं इस वाटर की निस्बत। तो जब ये हल हो जाएगा तो हम यहाँ से मतलब एक छोटा ये सुराख होगा या नहीं होगा, तो हम ये ऊपर वाली लेयर है यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम इसको ओपन सरफेस पे रख देंगे। ओपन सरफेस जब रखेंगे तो क्योंकि जो हमारा ये सेकंड हमने सॉल्वेंट हल किया है उसको हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको वोलेटाइल होना चाहिए। तो जब वो वोलेटाइल होगा तो वो क्या करेगा, इवेपोरेट, रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाएगा। जो हमारे पास फ्लूइड के मॉलिक्यूल होंगे वो हमें अलग से हल हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अब first developed as a tool of analytical chemistry, every metallic element of the periodic table compound could be separated by this process। तो इसको सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक टूल के तौर पर डिवेलप किया गया था, एक अज़ा के तौर पर डिवेलप किया गया था। और पीरियाडिक टेबल का हर जो मेटल है, हर जो मेटेलिक एलिमेंट है, हर मेटल है वो इस प्रोसेस के जरिए सेपरेट की जा सकती है। Back in 1940, solvent extraction was primarily used to separate nuclear and rare earth element। 1940 की दिहाई में जो solvent extraction का प्रोसेस था ये न्यूक्लियर और रेयर अर्थ एलिमेंट को भी सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। However, availability of the inexpensive and effective reagent lead to the establishment of large-scale solvent extraction process for the distillation, purification and extraction। एक्सट्रैक्शन नॉन फेरस मेटल इसका ज्यादा मतलब यूज करने का वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है, इसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट नहीं आती और इसके अंदर ये एक इफेक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इसके अंदर इसको यूज करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, तो इसकी वजह से इसको लार्ज स्केल मतलब काफी ज्यादा स्केल पर यूज किया जाता है, लार्ज पैमाने पर इसको यूज किया जाता है। तो ये डायग्राम बनाई गई है, इस तरह की एक फनल होती है। इसके अंदर मसलन हमारे पास हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास गलती से सोल्यूट हल हो जाता है या एनालाइट हमारा हल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर इसको डाल देते हैं। इसके अंदर डालने के बाद हम सेकंड सॉल्वेंट डालते हैं जो इसके साथ इमिसिबल होता है, वोलेटाइल होता है। और इसके अलावा जिसके अंदर ये जो सोल्यूट इसके अंदर हल हुआ होता है इसकी निस्बत वो सेकंड सॉल्वेंट में ज्यादा आसानी से हल हो सकता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो जब इसको हल करते हैं तो इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, शेक कर देते हैं। जब शेक करते हैं तो ये देखें, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये इसके अंदर हल नहीं होगी, यहाँ पर ये तो एज इट इज रहेगी, मतलब वो ऊपर रहेगी। जब हम इसको शेक करेंगे तो शेक करने के बाद ये जो हमारा सोल्यूट है ये मूव करके ऊपर आ जाएगा। तो मूव करने के बाद ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रा को खोल देंगे और ये जो हमारा वाटर है ये नीचे मूव कर जाएगा, इसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद ये रह जाएगा, इसको हम एक ओपन सरफेस पे लेके कहीं पे रख देंगे। जो हमारा क्योंकि ये जो सोलवेंट था सेकंड वो वोलेटाइल था, तो वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा और हमारा जो सोल्यूट है वो हमें सेपरेटेड हालत में मिल जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर हम कह देंगे हमने सेपरेट कर लिया है।
अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है। The solvent extraction process was first developed as a tool of analytical chemistry. Every metallic element of the periodic table could visually separated by this process. ये हम पहले भी पढ़ सकते हैं इसकी क्या होगा, क्योंकि हर पीरियोडिक टेबल का जो मेटल है इसे सेपरेट की जा सकती है, तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से भी वाज़ेह है। उसके अलावा 1940 की दिहाई में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये न्यूक्लियर और रेयर अर्थ एलिमेंट को भी सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा ये इनएक्सपेंसिव है, इसके ऊपर कॉस्ट नहीं आती, इफेक्टिव है, इसको यूज करना सिंपल है, इसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर यूज किया जाता है। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वन और मोर सोल्यूट कंटेन्ड इन फ्लूइड सॉल्यूशन टू अनदर इमिसिबल लिक्विड सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट दैट इज इनरिच्ड इन सोल्यूट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। अब जो हम सेकंड जो अब जो हम सेकंड सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। और जो पहले वाला सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास गलती से जो हल हो गया उसको हम सॉल्यूशन को कहेंगे फीड सॉल्यूशन। एंड फीड सॉल्यूशन दैट इज डिप्लीटेड ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड रैफिनेट। और जब हम बाद में जो सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं जिसके अंदर बाद में हमारा सोल्यूट हल हो जाता है, तो उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसको हम कहेंगे रैफिनेट। तो ये फीड सॉल्यूशन है प्लस सोल्यूट है। अब फीड सॉल्यूशन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फीड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हमारा सोल्यूट हल होता है पहले से, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेकंड जो सॉल्वेंट है उसको ऐड कर देते हैं। जब सेकंड सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ फीड सॉल्यूशन में से इस सोल्यूट को लेकर अलग हो जाता है। इसके बाद हम इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और जो बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन बचता है जिसके अंदर से सोल्यूट निकल जाता है उसको हम रैफिनेट कहते हैं। अब आपको एक्सट्रैक्ट और रैफिनेट के आसानी से समझ आ जाएगी। बस हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है जो पहले से मौजूद होता है जिसके अंदर हमने सोल्यूट डिसॉल्व किया होता है, उसको हम कहते हैं फीड सॉल्यूशन, पहले वाले सॉल्वेंट को, ठीक है। उसके बाद जो हम सेकंड इसके अंदर जो सॉल्वेंट हल करते हैं वहां से निकालने के लिए, तो जो लेकर वहां से सोल्यूट को निकल जाता है, जब उसको फिर हम कहते हैं, इस सेकंड सॉल्वेंट को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो सोल्यूट को लेकर जा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर सोल्यूट को डिप्लीट कर रहा है, छोड़ रहा है, निकाल कर इस सॉल्वेंट को दे रहा है, बाकी जो बच रहा है इसको हम कहते हैं रैफिनेट। उसके बाद हम ओरिजिन देखेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेग्रेंसेस यूजिंग फैट्स periods and side effect and widely used in Africa. However, it was not until the 19th century that the oil observed from fat were extracted using ethanol in a process called enfleurage. Enfleurage started in Grasse, France, with another process, macération, used to extract essential oil from flowers. तो ये मैक्रेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लावर से जो ऑयल्स को निकालने का प्रोसेस है उसको हम मैक्रेशन कहते हैं। और इन्फ्लोरेज ये है, ये देखें प्रोसेस कॉल्ड इन्फ्लोरेज। ऑयल के अंदर जो ऑब्जर्व होता है, ये फ्रेग्रेंसेस वगैरह जो ऑब्जर्व होती हैं उनको अलहदा करने का, या मतलब ऑयल जो होता है फैट से ऑयल को अलहदा करने का जो प्रोसेस होता है एथेनॉल यूज करके, उसको हम इनफ्लोरेज कहते हैं। तो इनफ्लोरेज ये होता है कि हमारे पास जो फैट है उसके अंदर जो ऑयल ऑब्जर्व है, तो ऑयल को फैट से अलहदा करने का प्रोसेस बाय यूजिंग एथेनॉल, एथेनॉल को यूज करते हुए उसको कहेंगे इनफ्लोरेज। और मैक्रेशन इसको कहेंगे, जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स से ऑयल को अलहदा करने का प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं मैक्रेशन। तो ये भी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, तब जाकर इसको यूज किया गया। इसको हम यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, जो हमारा फैट से ऑयल है उसको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्शन को यूज किया जाता था। उसके बाद इन्फ्रारेड भी स्टार्टेड हुई, इसके अंदर ये भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही है। ऑयल से इन फ्लावर से जो ऑयल्स है उसको सेपरेट करने के लिए, ये इसको हम इन्फ्रारेड कहते हैं, लेकिन ये भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ही प्रोसेस है, इसको यूज किया जाता था। उसके बाद मैक्रेशन यूज हॉट ऑयल वाई इंफ्रारेड वाज द कोल्ड प्रोसेस। अब देखें ये फैट है और यहाँ पर है फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो है
फ्लावर्स से जो ऑयल को प्रोसेस अलहदा करना है तो वो यूज करता है हॉट ऑयल, वो गर्म जो होते हैं उसको यूज करेगा। अब जो इन्फ्लेरेज है वो तो फैट से हासिल करना है ऑयल को, तो वो एक कोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट देखेंगे ये जो इन्फ्लेरेज है और मैक्रेशन है, इसको हम अलग-अलग से दोबारा से मैं तफसील से डिस्कस करूंगा ये हैं क्या चीजें। Bacteria use fat heated to 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स विद फ्लावर फॉर अप टू 48 आवर्स। अब हमने यहाँ पर क्या कहा था, मैक्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहता है, हॉट ऑयल को यूज करता है। तो इसका जो टेम्परेचर है तकरीबन 50 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब ये फैट इज देन मिक्स्ड विद द अल्कोहल टू एक्सट्रैक्ट द फ्रेग्रेंट ऑयल फ्रॉम द फैट। उसके बाद जो हमारे पास फैट होगा उसको हम अल्कोहल के साथ मिक्स कर देंगे और जो हमारे पास फ्रेग्रेंट ऑयल होंगे, खुशबूदार ऑयल होंगे, से सेपरेट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस दिया हुआ है, ये कहलाता है, ये इसका इन्फ्लोरेज का प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, फैट जो है उसको हमने लेना है। ठीक है, उसके अंदर ऑयल तो ऑलरेडी मिक्स होगा, तो हमने अब सेकंड सॉल्वेंट कौन सा ऐड करना है, एथेनॉल ऐड कर देंगे। तो उसी फनल के अंदर हम एथेनॉल ऐड कर देंगे। जब एथेनॉल ऐड करके उसको मतलब शेक करेंगे, जो हमारे पास आयल्स होगा वो मूव करके ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा, अल्कोहल वाली लेयर में आ जाएगा। जब अल्कोहल वाली लेयर में आ जाएगा तो नीचे से फैट को अलग कर लेंगे और जो अल्कोहल होगा उसको हम ओपन सरफेस पे रख देंगे, क्योंकि अल्कोहल वोलेटाइल होता है। तो ये क्या कर जाएगा, अब एवापोरेट कर जाएगा। जब एवापोरेट कर जाएगा तो हमारे पास जो पीछे बच जाएगा वो फ्रेग्रेंट ऑयल्स बच जाएंगे। तो ये इसको इस तरह सेपरेट कर लिया जाएगा। उसके बाद infrared was specially used to extract the essential oil from flowers that were too delicate for the distillation method। अब इन्फ्लोरेज क्या है, ये फ्लावर से जो है सेपरेट कर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लावर से आइस निकालने के लिए। तो इसके लिए हम ये मतलब बिल्कुल नाजुक सा प्रोसेस है, फ्लावर्स क्योंकि नाजुक से होते हैं, तो इसको हम सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड भी इसके अंदर यूज करते हैं। उसके बाद flowers such as jasmine are placed on a layer of fat smeared on glass plate। मसलन जैस्मीन है, ये एक चमेली का फूल है, उसको वहां से हम आइस निकाल रहे हैं। मतलब हम जैस्मीन को निकालना चाह रहे हैं, तो जैस्मीन की जो लेयर है उसको हम क्या करेंगे, एक ग्लास प्लेट लेंगे, उसके ऊपर जो फैट है वो पहले लगा होगा, स्मेयर्ड होगा, तो उसके ऊपर हम रख देंगे। उसके ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लावर्स आर रिप्लेस विद फ्रेश वन। 24 घंटे के बाद उन फ्लावर्स को हम 24 घंटे के बाद दूसरे नए फ्लावर्स के साथ, फ्रेश फ्लावर्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। दिस इज रिपीटेड फॉर सेवरल मंथ अंटिल द फैट हैज अब्सॉर्ब्ड सफिशिएंट फ्रेग्रेंस। और इसको काफी ज्यादा महीनों के लिए हम रिपीट करते रहेंगे, यहाँ तक कि जो फैट स्मेयर्ड होगा गिलास प्लेट के ऊपर, वो फूलों से जो सारी जो हमें रिक्वायर्ड फ्रेग्रेंस है वो ऑब्जर्व कर लेता है। जब वो ऑब्जर्व कर लेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, दी चाय फॉर द मिक्स विद अल्कोहल टू एस्टर। उसके बाद जो हमारा फैट है उसको हम उस तरह रख देंगे और उसके ऊपर सेकंड जो चीज है वो अल्कोहल डाल देंगे। जब अल्कोहल डालेंगे तो वहां से जो फ्रेग्रेंस है अल्कोहल में चली जाएगी। उसके बाद अल्कोहल को हम क्या करेंगे, ओपन सरफेस के ऊपर रख देंगे और जो अल्कोहल होगा वो हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और जब हमारे पास जो फ्रेग्रेंस है वो अलग से हमारे पास जो ऑयल है वो बच जाएगा और उसको हम वहां से सेपरेट कर लेंगे। तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है। ये देखें, ये ग्लास प्लेट, इसके ऊपर जो फैट है वो लगी होती है और इसके ऊपर हम ये देखें फ्लावर्स रख देते हैं। फ्लावर्स रखने के बाद ये फ्लावर्स से होती है आइल्स होते हैं, हम वो ये जो फैट की लेयर होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, जब ये ऑब्जर्व कर लेती है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको वहां पर रख देते हैं। ये फैट होता है और फैट के ऊपर हम इसके अंदर अल्कोहल डाल देते हैं। जब अल्कोहल डालते हैं तो अल्कोहल यहाँ से क्या फैट के अंदर से क्या कर लेता है, वो ऑयल क्या होता है ऑब्जर्व कर लेता है। तो वहां से अल्कोहल जिसके अंदर यानी कि एक्सट्रैक्ट प्लस सॉल्यूट, जो हमारा अल्कोहल जिस फैट के अंदर वो अल्कोहल के अंदर हल होता है उसको हम वहां से सेपरेट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑयल हल होता है। तो जब उनको सेपरेट करते हैं तो इस तरह हम इसको ओपन सरफेस के ऊपर रखेंगे। जो हमारा अल्कोहल होगा वो क्योंकि वोलेटाइल होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे में ऑयल जो होगा वो आसानी से मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है।
उसके बाद in 1872 Berthelot and young Fleischer described the distribution of metal species between two immiscible phases. उसके बाद 1872 के अंदर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेटल्स को इमिसिबल फेजेस के अंदर सेपरेट मतलब मेटल की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। इन 1914 इससे पहले, अब 1872 इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो हम यूज करते थे वो क्या था, सिर्फ फ्रेग्रेंसेस आइज वगैरह को वहां से फैट से या फूलों से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और ये आपने याद रखना तब तक उसको प्रॉपर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का नाम नहीं दिया गया था। इसके बाद 1872 ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मेटल की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो था वो इंट्रोड्यूस कराया। In the 1940 the need to separate radioactive species led to the introduction of solvent extraction on large scale and became extinct as a hydrometallurgical technique for purification of metal species। और इससे पहले जो 1940 था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सोलवेंट एक्सट्रैक्शन से का बड़े पैमाने पर सेपरेट किया जाता था, और इससे पहले 1940 में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए ये तकनीक इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। Solvent extraction is applied to remove or extract a species from one solution to another. Can be applied by the remove valuable component from contaminants or remove contaminants from the valuable component। तो ये जो valuable component है उनको contaminant से भी अलग करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और contaminants को valuable component एक ही चीज है, मतलब दोनों से हल करने अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी, मतलब मेटल को वाटर से सेपरेट करने का ये प्रोसेस है। तो ये भी बिल्कुल मतलब इसका जो प्रोसेस है वो सेम होगा। तो ये हमारे पास मसलन वेस्ट है और है, ठीक है, इसको हम कहेंगे लीच। तो बेस्ट मेटल सोल्यूशन और रैफिनेट, उसके बाद इसको हमने हल कर दिया, और ये हमारे पास जो रेफिनेट है वो यहाँ से अलग होकर वापस आ जाएगा लीच में। इसको हम दोबारा से हल करेंगे, फिर यहाँ से एस्टेट निकालेंगे, और जो एस निकलेगा फिर हम इसको ना सिलेक्टिव मेटल इन ऑर्गेनिक में हल कर देंगे, स्ट्रिप के अंदर सिलेक्टिव मेटल इन इक्वस उसके अंदर हल कर देंगे, और जो हमारे पास ये है इसको हम दोबारा से रिपीट करते रहेंगे, ताकि जो बाकी जो कम कंसंट्रेशन में कुछ रह रहा है वो भी हमें दोबारा से मतलब ठीक होकर मिलता रहे। तो ये इस तरह मतलब रिपीटेड प्रोसेस है। और इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट होती है, जो वैल्यूएबल मेटल होती है, यहाँ से हम रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं इसके अंदर, और जो मेटल वैल्यूएबल होती है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए हम सबसे पहले एक चैम्बर सेटल करते हैं, उसके अंदर जो मिक्सचर होता है उसको हल कर देते हैं। जब उसको अंदर हम हल करते हैं तो ऊपर से हमारे पास जो होता है सेकंड सॉल्वेंट होता है वो ऐड करते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास वाटर इमिसिबल एक्सपेंट सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। और बाकी जो मेटल बेरिंग इक्वल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि मेटल वाटर के अंदर हल हो जाती है, तो ये हमें यहाँ पर अलग से सॉरी जो मेटल बेरिंग इक्वल सॉल्यूशन होता है इसको हम यहाँ से डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्वल सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर मेटल हल होती हैं, यहाँ से हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद वाटर इमिसिबल, हम वो सॉल्यूशन डालते हैं जो वाटर के अंदर हल नहीं होता, और जो मेटल जो होती है इसके अंदर ज्यादा आसानी से सोल्यूबल होती है, इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, शेक करते हैं। शेक करने के बाद जो हमारे पास एक्सटेंट होता है, जो मेटल होती है वो यहाँ पर इसको जो वाटर इमिसिबल एक्सटेंट होती है इसको लेकर यहाँ पर सेपरेट हो जाती है, जो हमारा इक्वस रेफिनेट होता है वो यहाँ पर हल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने सेकंड इमिसिबल एक्सटेंट सॉल्यूशन डाला था वो क्या करेगा, सेकंड सॉल्वेंट वो इवेपोरेट कर जाएगा और मेटल हमें सेपरेटेड हालत में मिल जाएगी। तो ये मेटल को सेपरेट करने का भी बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। हमने क्या करना है, जो मेटल हमारे इको सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है इसको यहाँ से इस बीकर के अंदर या इस चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद हमने सेकंड सॉल्वेंट यहाँ से इंट्रोड्यूस कराना है जो वोलेटाइल होना चाहिए, जिसके अंदर मेटल ज्यादा इसकी निस्बत वाटर की निस्बत ज्यादा हल होनी चाहिए। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी वो इमिसिबल होना चाहिए, वो इस इक्वल सॉल्यूशन के अंदर हल नहीं होना चाहिए। जब इसको हल करेंगे तो जब ये शेक होगा आपस में, इसके मार्ग कोलाइड करेंगे तो जो मेटल है वो इसके अंदर हल हो जाएगी। जब इसके अंदर हल हो जाएगी तो ये ऊपर से इसको वहां पर सेपरेट कर लिया जाएगा, और वाटर जो होगा यहाँ से सेपरेट कर लिया, इसको हम ओपन सरफेस पे रखेंगे तो ये हमारे ये सॉल्वेंट था सेकंड वाला, ये क्या करेगा, इवेपोरेट कर जाएगा और मेटल हमें अलग से मिल जाएगी। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टाइप्स क्या हैं,
तो सोलवेंट एक्सट्रैक्शन की ये एक तो है सोलवेटिंग एक्सट्रैक्शन फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप इज कीटाइनिक एक्सचेंज, थर्ड टाइप इज इनाइनिक एक्सचेंज एंड फोर्थ टाइप इज चैलेटिंग एक्सट्रैक्शन। चार मेन टाइप हैं सोलवेंट एक्सट्रैक्शन की। अब हम इनको अलग-अलग देखेंगे क्या क्या होता है। तो सोलवेटिंग एक्सट्रैक्शन के अंदर जो हम सेकंड सोलवेंट यूज करते हैं वो ये हो सकता है ट्राई ब्यूटाइल फास्फेट, ट्राई ऑक्टाइल फास्फेन ऑक्साइड, मिथाइल एसोब्यूटाइल कीटोन। अगर आपने इनको फार्मूले देखने तो गूगल को ऊपर लिखें, सामने आपके ये फार्मूले आए जाएंगे। इतना टाइम नहीं था कि इन फार्मूलों को मैं लिखता। आप में से मोस्टली बच्चों को इनके फार्मूलेस पता होंगे अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, बाकी प्रोसेस सेम होता है, बस हमने क्या करना है, जो सेकंड सोलवेंट है वो ये तीनों में से ये यूज होते हैं सोलवेटिंग एक्सट्रैक्शन के अंदर। तो इसकी एप्लीकेशन ये एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ लेड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिंक को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इको सॉल्यूशन से यूरेनियम को, आयरन को, कैडमियम को, हैफनियम को, जिरकोनियम और प्लूटोनियम को इको सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए हम सोलवेटिंग एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद है कीटाइनिक एक्सचेंज। इसके अंदर जो सोलवेंट यूज होते हैं ये होते हैं, सेकंड सोलवेंट जो यूज होता है डाई टू इथाइल हेक्सी फास्फोरिक एसिड, नेपथीनिक एसिड, वर्सिटिक एसिड। और इसकी एप्लीकेशन कौन सी है, एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट और सिल्वर, इन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीटाइनिक एक्सचेंज। बाकी का प्रोसेस वही सेम होता है, जो हमारा मिक्स सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये हम सेकंड सॉल्वेंट ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करने के बाद जो हमारे पास मेटल्स होंगी ऊपर वाली लेयर में आ जाएंगी। जब उस लेयर में आ जाएंगी तो उसको क्या करना है, हमने ओपन सरफेस पे रख लेना है लैदा करके। जब रखेंगे तो वो क्या होगा, ये जो हमारे पास सॉल्वेंट सेकंड यूज हुए होंगे ये क्या करेंगे, क्योंकि जो वोलेटाइल होंगे इवेपोरेट हो जाएंगे, जो मेटल है वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास। उसके बाद है इनाइनिक एक्सचेंज। तो इसके अंदर जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे ये प्राइमरी अमाइंस यूज करेंगे, सेकेंडरी अमाइन यूज करेंगे और टर्शियरी अमाइन, मतलब सारे अमाइंस यूज होते हैं, उसको हम कहते हैं इनाइनिक एक्सचेंज। उसकी एप्लीकेशन एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ यूरेनियम, थोरियम, विनेडियम और कोबाल्ट, इसको सेपरेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम इनाइनिक एक्सचेंज कहते हैं। तो इसका भी प्रोसेस सेम है, जो हमारे पास ये मेटल है जिसके अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर हल होंगी उसको हमने ले लेना है एक फ्लास्क के अंदर। उसको लेने के बाद उसके अंदर जो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाइंस है वो ऊपर से डाल देने हैं। जब डालेंगे तो क्योंकि ये होगा ऊपर लेयर अलग से बना लेगा क्योंकि ये इमिसिबल होगा जो पहले वाले सोलवेंट के साथ है। तो जब इनको शेक करेंगे तो जो मेटल ऊपर मूव करके अमाइन के अंदर शामिल हो जाएंगी, तो ये ऊपर वाले लेयर को हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद उसको हम ओपन सरफेस पे रख देंगे, जो माइंस होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं। और उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड मेटल्स हैं वो हमें एज इट इज मिल जाएंगी। उसके बाद है चिलेटिंग एक्सट्रैक्शन। चिलेटिंग एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, चिलेटिंग एक्सट्रैक्शन में होता है सोलवेंट जो हम यूज करते हैं LiS63, LiS65 और कैलेक्स 100 यूज करते हैं। ये कैलेक्स 100 का फार्मूला ये दिया हुआ है आप देख सकते हैं, और इन LiS63 LiS65 का ये फार्मूला आप देख सकते हैं, वहां से गूगल से सर्च कर लीजिएगा। एप्लीकेशन इसकी क्या है, एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ कॉपर, निकल, कोबाल्ट, इनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, मसलन ये हमारे पास किसी इको सॉल्यूशन में हमसे हल हो जाती हैं तो हमने इनको सेपरेट करना है, तो इसको हम बीकर के अंदर ले लेंगे। उसके बाद में सेकंड सॉल्वेंट है ये ऊपर से उसके अंदर ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये जब इसको शेक करेंगे ये मूव करके ऊपर वाले सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगा। जब ये हल हो जाएगा हम सॉल्वेंट को वहां से निकालेंगे, ओपन सरफेस के ऊपर रखेंगे, वो इवेपोरेट हो जाएगा, हमारे जो मेटल्स होंगी वो हमें एज इट इज उस तरह मिल जाएंगी। तो आज का लेक्चर तकरीबन यहीं तक था। कल हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे इसको। तो अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।